मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संविधान संशोधन के संदर्भ में संशोधन क्रमांक 38, 39 और 42वें संशोधन की चर्चा करेंगे। 48, 39, 40, 41, 42 इतने संशोधन आपातकाल के दरमियान हुए। आपातकाल क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें रायबरेली क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती गांधी विजयी हुई। उनके निर्वाचन को प्रतिद्वंदी राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और यह आरोप लगाया कि श्रीमती गांधी ने अपने चुनाव के प्रचार में सरकारी साधनों का या विभिन्न चीजों का दुरुपयोग किया। सुनवाई हुई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 वर्ष के लिए विभिन्न पदों पर रहने के या चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। 12 जून 1975। अब भारत में उस समय विरोधी दलों ने अनेक प्रकार के आंदोलन किए थे। 1974 में जैसे जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, तो विरोधी दलों ने मिलकर के ऐसी व्यूह रचना की कि पूरे देश में अनेक प्रकार के आंदोलन होने लगे और उन परिस्थितियों में फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय भी आ गया। और जब विरोधी दल के नेताओं ने मिलकर के श्रीमती गांधी को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने का फैसला करके आंदोलन करने का निर्णय किया, तब श्रीमती गांधी ने 25 जून 1975 की रात को 12 बजे राष्ट्रपति से मिलकर के देश में आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा करवा दी। यहां तक कि उस आपातकालीन उद्घोषणा पर मंत्रिमंडल की सहमति भी, स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। मतलब आपातकाल की घोषणा करवाना श्रीमती गांधी का अपना एक व्यक्तिगत निर्णय था, जिस पर अगले दिन मतलब 26 जून को सवेरे 8 बजे मंत्रिमंडल की बैठक ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इमरजेंसी की घोषणा हो गई, मतलब पूरी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ गई। लोकसभा में कांग्रेस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थानों पर ऑलरेडी कांग्रेस का बहुमत था। यहां तक कि लोकसभा में 2/3 बहुमत भी था। और जब मिसा लागू किया गया, मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके प्रावधानों को बहुत कड़ा किया गया और जितने भी विरोधी दल के नेता थे इन सबको जेल में डाल दिया गया। मिसा के अंतर्गत इन सबको जेल में बंद कर दिया गया। पूरे संसद में जो भी राजनीतिक दल थे वो कांग्रेस था और कांग्रेस को या सरकार को समर्थन करने वाले छोटे मोटे दल थे। बाकी जितने भी विरोधी दल के नेता थे या विरोधी दल के सदस्य थे, इन सब को किसी न किसी बहाने से मिसा के अंदर जेल में डाल दिया गया। एक छत्र राज्य श्रीमती गांधी की स्थापना हो गई और तब उन्होंने संवैधानिक शक्तियों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया, उपयोग किया, यह इस प्रकार के संशोधन में देखने को मिल जाएगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, नहीं अस कोई जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसे प्रभुता पाकर के घमंड न हुआ हो। तो एक बार हाथ में प्रभुता आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सहज रूप में प्रभुता को नहीं छोड़ता, संप्रभुता या शक्ति को या कुर्सी को नहीं छोड़ता, क्योंकि सत्ता ही एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को जीवन भर के लिए प्रलोभित करती है और सत्ता का सुख एक बार चख लेने के बाद कोई भी व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। मान लीजिए आप घर में मुखिया हैं, घर के मुखिया हैं आप, लेकिन घर का मुखिया होने के बावजूद भी क्या आप सोचते हैं कि पूरे घर का शासन संचालन आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं वो ठीक है,
लेकिन कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसे आप नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको झुकना पड़ता है और घर वालों के सदस्य, घर के सदस्यों के सभी बातों को मानना पड़ता है। आप जानते हैं कि जो भी काम हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके हाथ बंधे होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब एक जनतांत्रिक देश में निर्वाचन के द्वारा एक व्यक्ति सत्ता प्राप्त करता है तो वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पद प्राप्त करता है और वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन चलाने को विवश होता है, क्योंकि संविधान उसके कार्यों को सीमा स्थापित करता, सीमा बांधता है। उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए उसे काम करना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार की सीमाओं को पसंद नहीं करते और तब फिर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। और इसी का एक उदाहरण है कि श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 को देश में आंतरिक संकट की घोषणा की। विरोधी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया मिसा के अंतर्गत, जिन्हें मुक्त करने की आवश्यकता या न्यायपालिका में प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इमरजेंसी थी, लोगों के मौलिक अधिकार भी स्थगित किए जा चुके थे और बहुत कड़ाई से इमरजेंसी के प्रावधानों को लागू किया गया था और संसद की बैठकें होती रहीं और संसद की बैठकों में केवल समर्थन करने वाले ही वहां पर बैठते थे, रहते थे। यही लोग उस समय थे, बाकी विरोधी दल का कोई सदस्य नहीं था। और उस समय फिर श्रीमती गांधी ने संविधान में 38वां संशोधन किया। इस 38वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेंगे तो या तो पूरे देश के लिए की जा सकती है अथवा देश के किसी एक भाग के लिए की जा सकती है। पहले प्रावधान था कि पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा होगी, अब संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति देश के किसी एक भाग के लिए भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आपातकाल राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेंगे, चाहे आंतरिक आपात हो चाहे बाह्य आपात हो, इसके अलावा यदि संवैधानिक संकट की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रपति का समाधान होना ही पर्याप्त है। राष्ट्रपति का समाधान होना पर्याप्त है। यदि राष्ट्रपति ने समाधान कर लिया, मतलब राष्ट्रपति को यह महसूस हुआ कि बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है या आंतरिक उपद्रव के कारण, आंतरिक अशांति के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है, तो यह समाधान होना पर्याप्त है। यदि राष्ट्रपति को इतना समाधान हो गया तो वे आंतरिक आपात या बाह्य आपात की घोषणा कर सकते हैं और राष्ट्रपति के इस समाधान को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। शक्ति कार्यपालिका हाथ में केंद्रित, मतलब राष्ट्रपति का समाधान होना पर्याप्त है। और राष्ट्रपति का समाधान कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। भारत में तो यह एक सुविधा है, सब काम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है और नाम होता है राष्ट्रपति का, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा प्रावधान किया कि इसी प्रकार से यदि राष्ट्रपति केंद्र में या राज्यपाल राज्यों में अथवा उपराज्यपाल या प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश में को समाधान हो जाता है तो वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहां पर भी राष्ट्रपति या कार्यपालिका की सर्वोच्चता की स्थापना कर दी गई और राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति राज्यपाल या प्रशासक के समाधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 38वां संशोधन 1975 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। इसके बाद 39वां संशोधन हुआ 1975 में। इसके लिए यह व्यवस्था की गई, 39वां संशोधन, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए यह व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इन 4 पदाधिकारियों के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसके पहले आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति वी गिरी के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था और राष्ट्रपति ने अपने विशेषाधिकारों को छोड़ करके, विशेषाधिकारों की
वो परवाह न करके वो खुद सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे गवाही के लिए। पूरे भारत के इतिहास में यही एकमात्र उदाहरण वीवी गिरी का है जो सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्वाचन के विरुद्ध याचिका के लिए गवाही देने के लिए उपस्थित हुए थे। वैसे जाना जरूरी नहीं था, लेकिन वो गए थे। तो राष्ट्रपति के न्यायालय को भी, राष्ट्रपति के निर्वाचन को, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को, प्रधानमंत्री, स्पीकर या जितने भी सांसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, इन सभी के निर्वाचनों को आज की तारीख में पहले भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। इस 39वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मान लीजिए कोई आक्षेप है तो प्रावधान किया गया कि संसद कानून द्वारा एक समिति गठित करेगी और वह समिति इस प्रकार के निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई करेगी। मतलब एक बार चुन करके आ गया कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, स्पीकर बन गया, तो फिर मस्त रहें, कोई चिंता की बात नहीं, कोई आपको चुनौती नहीं दे सकता। इतने में ही श्रीमती गांधी नहीं रुकी। उन्होंने संविधान में एक 41वां संशोधन भी किया, उसके बाद फिर 42वां संशोधन भी किया। 42वां संशोधन अभी तक जितने भी संशोधन हुए थे उन सब में सर्वाधिक बड़ा था। वस्तुतः कांग्रेस दल ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, एक समिति बनाया। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में 42वां संशोधन किया गया। इस 42वें संशोधन में, जो कि 1975 में पारित हुआ था, 1976 में पारित हुआ था, इसमें कुल 59 प्रावधान थे, 59 अनेक अनुच्छेदों को निरस्त किया गया। कई अनुच्छेदों में अनेक चीजें जोड़ी गईं, कई अनुच्छेदों की कई चीजों को कट किया गया। इस प्रकार से इसमें 59 प्रावधान थे। इन 59 प्रावधानों पर थोड़ी सी चर्चा करें, संक्षिप्त में चर्चा करें। सबसे पहले है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक, पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवाद और तीसरा प्रस्तावना में शब्द है राष्ट्र की एकता, और जोड़ा गया और अखंडता। राष्ट्र की एकता शब्द था, उसमें एकता के साथ और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। दूसरा, निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के ऊपर स्थापित किया गया। निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में शुरू से झगड़ा है। झगड़ा किस चीज को लेकर के है कि सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को चैलेंज किया जा सकता है। मतलब यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय जा सकता है, लेकिन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो स्वाभाविक है न्यायालय मौलिक अधिकारों को महत्व देगा, निर्देशक तत्वों को महत्व नहीं देगा, क्योंकि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत नहीं है। तो स्वाभाविक है सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण मौलिक अधिकारों को बचाने में है। अभी पहले भी था, अभी भी है, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण यह है कि निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार उसके नीचे हैं। और इसीलिए क्या किया सरकार ने अनेक प्रकार के संशोधन करके मौलिक अधिकारों को ऊपर निर्देशक तत्वों को स्थापित करने का प्रयास किया। और इस संशोधन के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, विशेष करके आर्थिक सामाजिक कल्याण संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनता है और उस कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार यदि हनन होते हैं तो भी वे कानून मान्य होंगे। मतलब मौलिक अधिकार सेकेंडरी चीज हो गया, निर्देशक तत्व प्राइमरी चीज हो गया। और इस निर्देशक तत्व के अंतर्गत कुछ चीजों को जोड़ा गया, जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, फिर श्रमिक भागीदारी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, फिर जोड़ा गया पर्यावरण सुधार,
फिर वन्य जीव संरक्षण, इन सभी चीजों को, और बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, बालक स्वास्थ्य, इन चीजों को निर्देशक तत्वों के में सम्मिलित किया गया। फिर आता है तीसरा बिंदु था मूल कर्तव्य। संविधान में 51 क, यदि आप संविधान देखेंगे तो उसमें भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से, कहां तक? 35 तक। फिर भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, भाग 4, इसमें निर्देशक तत्व है। और 52वां अनुच्छेद जो है 51 तक निर्देशक तत्व है। 52वां अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका का है। 52वां अनुच्छेद कहता है संघ में एक राष्ट्रपति होगा या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह सत्य है 52वां अनुच्छेद का। तो 51 अनुच्छेद में एक और चैप्टर जोड़ा गया और नाम दिया गया 51 क। इस 51 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य, तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, और उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द और 51 क में मौलिक कर्तव्य, ये दो चीजें सोवियत संघ को खुश करने के लिए जोड़ा गया है, क्योंकि उस समय भारत और सोवियत संघ के बीच बहुत गहरी और घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित हो चुके थे। तो सोवियत संघ को खुश करने के लिए ये प्रावधान किए गए और मोगाम्बो खुश हुए। फिर आता है चौथा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये मूल संविधान में ये शब्द, ये वाक्य था, इसमें जोड़ा गया। और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखिए, मूल संविधान में प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, मूल संविधान में नहीं था। तो 1976 के पहले तक स्थिति यह थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तो श्रीमती गांधी ने आने वाले समय को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में संशोधन करके यह स्थापित किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने ये अपने भाषण में ये कहा था कि भारत का संविधान राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं करता। और इस चीज को लेकर के भी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद थे। राष्ट्रपति सीधे संविधान को उठाकर कहते थे, कहां पर है संविधान में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। और पंडित नेहरू का यह तर्क होता था कि भारत में संसदीय पद्धति है, इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था संविधान को हम मानते हैं, संविधान में कहां लिखा है बताओ। तो उस जमाने में संविधान विशेषज्ञों का ये तर्क होता था कि प्रधानमंत्री एक दल विशेष का नेता होता है, उसका दृष्टिकोण अपने दल के हितों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है, वह किसी दलगत भावना से बंधा नहीं होता। लेकिन यदि प्रधानमंत्री ऐसा कोई परामर्श देवे या कैबिनेट ऐसा कोई निर्णय लेवे जो दलगत स्वार्थ से युक्त हो, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा निर्णय को या इस प्रकार से ऐसी गतिविधि को रोक सकता है। जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो उसमें एक वाक्य था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, लेकिन बाद में उस लाइन को हटा दिया गया। और ये
तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति कभी यदि आए कि राष्ट्रपति को गलत सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बाध्य करे, तब राष्ट्रपति दलगत भावनाओं से ऊपर उठते हुए पूरे राष्ट्र की अखंडता, एकता और संगठन और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वह ऐसे परामर्श को मानने के लिए इंकार कर देवे। और राष्ट्रपति चूंकि मुखिया सर्वसर्वा होता है, मुखिया होता है, देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां होनी आवश्यक है। लेकिन 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके बाद 5वां बिंदु है संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। संसद की सर्वोच्चता श्रीमती गांधी के कार्यकाल का सबसे बड़ा गलत कार्य। संसद की सर्वोच्चता, सरकार का यह दृष्टिकोण था, चूंकि संसद जनता के द्वारा निर्वाचित संस्था है, इसलिए संसद जो करेगी वही सर्वेसर्वा है, संविधान सर्वेसर्वा नहीं है। संसद की सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता। तो लेकिन क्या संसद जो भी प्रस्ताव पारित करती है, जो विधेयक पारित करती है, जो संशोधन पारित करती है, क्या उसे देश की जनता की इच्छा माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। संसद के सदस्य क्या जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, वे दलगत हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस दल के टिकट लेकर के वो चुनाव जीतते हैं, उसी दल के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक संशोधनों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संशोधन के लिए वहां की संसद ने 30 संशोधन विधेयक पास किए, 30 और जब उसे जनमत संग्रह के लिए रखा गया तो केवल 4 संशोधनों को जनता ने स्वीकार किया, 26 संशोधनों को अस्वीकृत कर दिया। तो क्या संसद की इच्छा को जनता की इच्छा मानी जा सकती है? नहीं मानी जा सकती। लेकिन ऐसा उड़ाया जाता है, ऐसा अफवाह फैला जाता है कि संसद चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद की इच्छा माने देश की इच्छा, जनता की इच्छा। यह पूरी तरह से गलत है। उदाहरण और लीजिएगा, श्रीमती गांधी की एक व्यक्ति की इच्छा थी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आंतरिक आपात की घोषणा कर दिया। प्रधानमंत्री ने जो यह निर्णय लिया आपातकाल की घोषणा करने का, मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी। मंत्रिमंडल की इस सहमति को मंत्रिपरिषद ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया और उसे जनता की इच्छा मान लिया गया। मतलब प्रधानमंत्री एक व्यक्ति की इच्छा देश की इच्छा बन गई। लेकिन हुआ क्या, जब यही स्थिति 19 महीने के बाद समाप्त हुई तो जनता ने कांग्रेस को वोट न देकर आपातकाल के विरुद्ध अपना मतदान किया और यह बता दिया कि संसद की इच्छा जनता की इच्छा नहीं है। मतलब संसद के सदस्य जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे अपने दलगत स्वार्थों को परिपूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो संसद की सर्वोपरिता इस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित कर दी गई और उचित प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की पद्धतियां हैं, 2 पद्धतियां हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यदि संशोधन हुआ है तो आप कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि मान लीजिए प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, मतलब कि कुछ संशोधनों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों का, कुछ संशोधनों के लिए 2/3 बहुमत के साथ राज्यों, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, यदि इस प्रकार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तब आप चुनौती दे सकते हैं, अन्यथा आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और एक महत्वपूर्ण बात, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और आगे देखिएगा, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया गया, उसके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को बहुत कम कर दिया गया।
इसी प्रकार से उच्च न्यायालय को यह विशेष अधिकार प्राप्त है, पहले भी प्राप्त था। क्या? उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी कर सकती है। यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी कर सकती है। और उच्च न्यायालय के लिए विशेष शब्द है कि उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए लेख जारी कर सकती है। अन्य प्रयोजन शब्द सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है, केवल उच्च न्यायालय को है। मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जितना अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है उतना सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अन्य प्रयोजन, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी कर सकता है। परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण ये लेख सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजनों के लिए भी ये लेख जारी कर सकता है। इस चीज को हटा दिया गया और प्रशासनिक तथा अन्य न्यायाधिकरणों की स्थापना कर दी गई। प्रशासनिक मामलों की सुनवाई प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रशासनिक अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के मामलों को सुनवाई करेगा और अन्य मामलों की सुनवाई अन्य दूसरा न्यायाधिकरण करेगा। ये व्यवस्था की गई। इसके बाद 7वां बिंदु केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई, संशोधन यह प्रावधान किया गया कि यदि मान लीजिए राज्य में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की समस्या होती है, गंभीर स्थिति आ जाती है, तो उस गंभीर समस्या से निपटने के लिए संघ सरकार किसी भी राज्य में संघ के सशस्त्र बल को भेज सकती है और संघीय सशस्त्र बल केंद्र के नियंत्रण में काम करेंगे। राज्य की इच्छा हो चाहे न हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब राज्यों में शांति व्यवस्था की स्थापना करना राज्यों का दायित्व है और केंद्र सरकार अपना सशस्त्र बल भेज करके ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद सूची के अंतर्गत कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। कौन कौन सी चीजें? जैसे न्याय प्रशासन, शिक्षा, बाट और माप, वन और वन्य जीव संरक्षण, ये सब चीजें राज्य सूची में थी। इन राज्य सूची के विषयों को स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इसके बाद 9वां आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध में यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल की घोषणा पूरे देश में एक साथ की जा सकती है। पहले प्रावधान था और उसमें जोड़ा गया पूरा देश या देश के किसी एक भाग के लिए, ये प्रावधान इसमें किया गया। फिर संवैधानिक संकट की अवधि पहले 6 माह थी। मतलब यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट या राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो वह संसद की स्वीकृति के बाद 6 माह तक लागू रहेगी। इसमें प्रावधान किया गया 6 माह नहीं, 1 साल तक लागू रहेगी। 10वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के लिए इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद संविधान में या संविधान के किसी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है और उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा, मूल ढांचे का भी बंधन नहीं होगा। 1973 के केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। 42वां संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संसद सर्वोपरि है, संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई और संसद में जो भी बंधन थे संविधान संशोधन के मामले में किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं किया गया। फिर आगे देखिए, राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का अधिकार। और ये आखिरी में ये व्यवस्था की गई कि यदि इस संवैधानिक संशोधन को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकेंगे। मतलब संविधान में संशोधन करने का कार्य भी राष्ट्रपति को दे दिया गया। राष्ट्रपति आदेश जारी करके आवश्यक व्यवस्था करेंगे। राष्ट्रपति आदेश अपनी मर्जी से जारी करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री परामर्श कर करेंगे। तो इस प्रकार से
शासन के तीनों अंगों की तुलना में कार्यपालिका को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया गया। और यह कांग्रेस और यह राष्ट्रपति की सर्वोच्चता नहीं थी, यह एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए ये पूरे प्रावधान किए गए। संविधान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है, तीनों अंगों को शक्तियां बांटता है और तीनों के बीच एक निश्चित संतुलन बनाए रखता है। लेकिन इस संशोधन के द्वारा शासन ने, कांग्रेस पार्टी ने, सत्तारूढ़ दल ने ऐसे संशोधन स्थापित कर दिए जिससे तीनों अंगों में सबसे ऊपर कार्यपालिका की स्थापना हो गई। इसका उद्देश्य केवल श्रीमती गांधी को अपनी कुर्सी को बचाना था, उसे संरक्षण देना था और उन्होंने बखूबी इस काम को पूरा किया। लेकिन जो चीज शक्ति से हासिल की जाती है वह स्थायी नहीं होती, जो चीज सहज रूप में स्वीकार की जाती है वह स्थायी होती है। T.H. ग्रीन, थॉमस हील ग्रीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलता है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। जहां इच्छा होगी वह चीज स्थायी होगी, जहां शक्ति होगी वह चीज स्थायी नहीं हो सकती। आज तक दुनिया में जितने भी शक्ति पर आधारित राज्य स्थापित हुए या किसी व्यक्ति ने निरंकुशतापूर्वक शासन किया तो वह स्थायी नहीं रह पाया है। लेकिन जहां पर सहज रूप में शक्तियों का इस्तेमाल होता, शक्तियों का प्रयोग होता है, वो चीज स्थायी होती है। तो अगली चर्चा में फिर देखेंगे कि श्रीमती गांधी की हार 1977 में हुई। इसके बाद संविधान में 44वां संशोधन इंट्रोड्यूस किया गया और 44वें संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसकी चर्चा अगली बार होगी। आपको धन्यवाद।